हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज प्लस। इस वीडियो में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 1 का ये सेकंड वीडियो है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम लोग यहाँ से पढ़ना था फ्रांस एबोलिशेज मोनार्की एंड बिकम अ रिपब्लिक, यानी फ्रांस जब मोनार्की को कम्प्लीटली हटा दिया और रिपब्लिक बन गया। इसके पहले हम लोग कल पढ़े थे एक्टिव सिटीजन पैसिव सिटीजन के बारे में, संविधान किस तरीके से लिखा गया वहाँ। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यूड टू बी टेंस ड्यूरिंग द फॉलोइंग ईयर्स। कह रहा है कि संविधान लिखने के बाद भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेंशन रहा आने वाले समय में। ऑल्दो लुई 16 हैव साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ही इंटर्ड इन सीक्रेट निगोसिएशन विद द किंग ऑफ प्रसिया। क्या करें कि लुई 16 हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन कर दिया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानेंगे, लेकिन प्रसिया के साथ एक निगोसिएशन, एक सीक्रेट निगोसिएशन किया, जनता को बिना बताते हुए एक निगोसिएशन किया प्रसिया के राजा के साथ। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज टू वेर वरीड बाय द डेवलपमेंट इन फ्रांस। तो कह रहा है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पे साइन किया राजा, तो वहाँ पे फ्रांस में डेवलपमेंट होने लगा, क्योंकि सारे लोग अब टैक्स देने लगे थे। तो आसपास के जो कंट्री थे, नेबरिंग कंट्री थे, वहाँ के रूलर अब चिंता में हो गए कि फ्रांस इतना ज़्यादा डेवलप कैसे कर रहा है। and made plan to send troop to put down the event that been taking place there since समर 1789। तो समर 1789 के बाद जो कुछ भी वहाँ पे हो रहा था, इस सब को रोकने के लिए जो आसपास के नेबरिंग कंट्री थे वो अपना ट्रूप्स भेजने के लिए यहाँ पे सोचे कि हम जो है फ्रांस में अपना सेना भेजेंगे और इस सब को रोकेंगे। द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 डिक्लेयर वार अगेंस्ट प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। तो क्या कह रहा है, ये सब होता है ना, मतलब कि ऐसा सोचा जा रहा था। उसके पहले ही नेशनल असेंबली यहाँ पे 1792 में वोट किया कि हम लोग प्रसिया और ऑस्ट्रिया के साथ वॉर करेंगे, युद्ध करेंगे, है ना। राजा को देखिए कि राजा जो एक सीक्रेट निगोसिएशन किया है प्रसिया के साथ, वहीं जनता जो है, नेशनल असेंबली जो है, ये वोट किया कि प्रसिया और ऑस्ट्रिया के साथ हम लोग लड़ाई करेंगे, युद्ध करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ वॉलंटियर थ्रोंग्ड फ्रॉम द प्रोविंसेस टू ज्वाइन द आर्मी। बहुत सारे वॉलंटियर जो थे डिफरेंट स्टेट से, फ्रांस के डिफरेंट स्टेट से आर्मी को ज्वाइन करने के लिए आए। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ पीपल अगेंस्ट किंग एंड अरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर यूरोप। इस लड़ाई को लोग देख रहे थे वॉर ऑफ पीपल, यानी कि लोगों की लड़ाई वर्सेज, मतलब पीपल वर्सेज किंग्स, राजा और लोगों के बीच की लड़ाई, जो अरिस्टोक्रेसी हैं पूरे यूरोप में, उनके लड़ाई। अमॉन्ग द पेट्रोटिक सॉन्ग द सेंग द मार्शलिस। क्या करें, पेट्रोटिक सॉन्ग उन लोग आते थे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था मार्शलिस, जिसको कंपोज किया गया था एक पोएट थे जिसका नाम था रॉगेट डी ले आइसले। इट वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम वॉलंटियर्स फ्रॉम मार्शलिस एज द मार्च इन टू द पेरिस। क्या करें, इसको सबसे पहली बार गाया था वॉलंटियर्स के द्वारा, फ्रॉम मार्शलिस से जो वॉलंटियर थे उनके द्वारा, जब वो पेरिस जा रहे थे। सो गोट इट्स नेम, इसीलिए उसका नाम मार्शलिस रखा गया। मार्शलिस अभी भी फ्रांस का नेशनल एंथम है, ठीक है, अभी भी वहाँ का फ्रांस का नेशनल मार्शलिस ही है। द रिवोल्यूशनरी वार्स ब्राउट लॉसेज एंड इकोनॉमिक डिफिकल्टीज टू द पीपल। क्या करें कि इस लड़ाई के कारण काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ, वहाँ पे डिफिकल्टी भी वहाँ के लोगों का। वाइल द मेन वेयर अवे फाइटिंग एट द फ्रंट, वीमेन वेयर लेफ्ट टू कॉप विद द टास्क ऑफ अर्निंग एंड लिविंग एंड लुकिंग आफ्टर देयर फैमिलीज। जब आदमी यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे थे, जाकर के युद्ध लड़ रहे थे फ्रंट पे जाकर के, वहीं वीमेन को यहाँ पे फैमिली चलाने का जिम्मा मिला, है ना, उनको काम करना पड़ा, टास्क ऑफ अर्निंग एंड लिविंग एंड लुकिंग देयर फैमिलीज। लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन वेयर कन्विंस्ड दैट रिवोल्यूशन हैड टू बी कैरिड फर्दर एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के पॉलिटिकल राइट ओनली टू द रिचर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। बड़ा सेक्शन एक था समाज का, पॉपुलेशन का एक बड़ा सेक्शन ये चाहता था कि इस जो रिवोल्यूशन है उसको आगे भी बढ़ाया जाए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1791 का, इसमें पॉलिटिकल राइट कुछ ही लोगों को मिला था, जो एक्टिव सिटीजन उन्हीं को मिला था, पैसे वाले को नहीं मिला था। पॉलिटिकल क्लब बिकम एन इंपॉर्टेंट रैलिंग पॉइंट फॉर द पीपल हु विश टू डिस्कस गवर्नमेंट पॉलिसी। जो गवर्नमेंट पॉलिसी को डिस्कस करना चाहते हैं तो उनके लिए पॉलिटिकल क्लब एक इंपॉर्टेंट रैली पॉइंट हो गया। एंड प्लान देयर ओन फॉर्म ऑफ एक्शन। द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफ दीज क्लब्स वाज दैट ऑफ द जैकोबिन। तो इसमें सबसे सक्सेसफुल क्लब एक था जो था जैकोबिन क्लब, ठीक है, जैकोबिन क्लब इसमें सबसे सक्सेसफुल था। विच गॉट इट्स नेम फ्रॉम द फॉर्मर कॉन्वेंट ऑफ संत जैकोबिन पेरिस। क्या कह रहा है कि संत जैकोब थे पेरिस में, जो वहाँ के पहले कॉन्वेंट थे, उन्हीं के नाम पे इस क्लब का नाम रखा है जैकोबिन क्लब। वीमेन्स टू हु हैड बीन एक्टिव थ्रू आउट इज पीरियड फॉर्म देयर ओन क्लब। वीमेन भी जो अपना एक अलग क्लब बनाए। सेक्शन 4 दिस चैप्टर विल टेल यू मोर अबाउट द एक्टिविटी एंड डिमांड। तो वीमेन के बारे में ज़्यादा हम लोग सेक्शन 4 में पढ़ेंगे, अभी हम लोग आई थिंक सेक्शन 3 पढ़ रहे हैं, हाँ, तो सेक्शन 4 में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, वीमेन की एक्टिविटी के बारे में। द मेंबर्स ऑफ जैकोबिन क्लब बिलोंग टू मेनली ऑफ द लेस प्रोस्पेरस सोसाइटी ऑफ द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो जैकोबिन क्लब के मेंबर थे वो लेस प्रोस्पेरस सोसाइटी से आते थे, जो सोसाइटी का लेस प्रोस्पेरस सेक्शन था वहाँ से आते थे। दे इंक्लूड अ स्मॉल शॉपकीपर्स, आर्टिसन, शू मेकर, पेस्ट्री कुक्स, वॉच मेकर्स, प्रिंटर एज वेल एज सर्वेंट एंड डेली वेज वर्कर्स। देयर लीडर वाज मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। उनका लीडर का नाम था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। अ लार्ज ग्रुप अमंग द जैकोबिन डिसाइडेड टू स्टार्ट वेयरिंग लॉन्ग स्ट्राइप ट्राउजर सिमिलर टू दोज वर्न बाय डॉक वर्कर्स। तो जो डॉक में काम करते थे, जो जहाज वाला जो डॉक होता है, पानी का जहाज वाला, वहाँ पे काम करते थे, उनके द्वारा जैसा कपड़ा पहना जाता था उसी वैसा ही कपड़ा जो है जैकोबिन क्लब के लोग जो है पहनना चालू किए, ठीक है, जिसमें लंबा लंबा धारी वाला ट्राउजर ऐसे बना हुआ होता था। दिस वाज टू सेट देमसेल्फ अपार्ट फ्रॉम फैशनेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इसके सहारे बताना चाहते थे कि हम सोसाइटी में जो फैशनेबल सेक्शन है उससे हम लोग अलग हैं, उससे हम लोग दूर हैं। स्पेशली नोबल्स हु वॉर नी ब्रीचेज, खास करके नोबल से हम लोग दूर हैं जो नी ब्रीचेज पहनते, घुटने तक का कपड़ा पहनते थे,
ठीक है, आप दोनों में अंतर देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पहना जा रहा है जैकोबिन क्लब के मेंबर्स के द्वारा। इट वाज अ वे ऑफ प्रोक्लेमिंग द एंड ऑफ पावर विल्डेड बाय द वियरर्स ऑफ नी ब्रीचेज। तो एक तरह से एक सिंबल था कि जो नी ब्रीचेज पहनते हैं उनका अभी पावर जो उनके हाथ में है, पावर जो उनके हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है, उनके पावर को हम लोग नहीं मानते हैं, बल्कि हम लोग भी पावर में हिस्सा लेना चाहते हैं। द जैकोबिन केम टू बी नोन एज द सेंट क्लूटोस, लिटरली मीनिंग दोज विदाउट नी ब्रीचेज। तो जैकोबिन को जो है सेंट क्लूटोस बोला जाता है, इसका मतलब होता है कि जो नी ब्रीचेज नहीं पहनते हैं। सेंट क्लूटोस मेन वेयर इन एडिशन द रेड कैप दैट सिंबलाइज लिबर्टी। हालांकि सेंट क्लूटोस जो मेन थे वो एक अलग टोपी भी पहनते थे जो लिबर्टी को सिंबलाइज करता था। हम लोग पिछले सेक्शन में पढ़े थे कल के वीडियो में। वीमेन हाउ नॉट अलाउड टू डू सो, हालांकि वीमेन जो ऐसा कुछ नहीं पहनते थे। इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान्ड एन इंसर्जन ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ पेरिसियंस हु वेयर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेज ऑफ फूड। क्या करें, 1792 के समय जैकोबिन क्लब के द्वारा एक प्लानिंग किया गया यहाँ पे कि जो इंस्योरेक्शन ऑफ अ लार्ज सेक्शन ऑफ पेरिसियन हु वर इमर्ज्ड एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाई। तो क्या जो पेरिस में रहने वाले लोग थे वो लोग गुस्सा थे किससे, तो शॉर्ट सप्लाई एंड हाई प्राइसेज ऑफ फूड से। ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म द पैलेस ऑफ ट्यूलरीज, मैसेकर द किंग्स गार्ड एंड हेल्ड द किंग हिमसेल्फ एज अ हॉस्टेज फॉर सेवरल आवर। क्या कह रहा है कि 10 अगस्त को जो है वो लोग महल में गए, ठीक है, ट्यूलरीज का जो महल था वहाँ पे गए, किंग का जो गार्ड था उसको मारे वहाँ पे और राजा को बंदी बना लिए बहुत देर के लिए। लेटर द असेंबली वोटेड टू इम्प्रिजन द रॉयल फैमिली। बाद में असेंबली जो नेशनल असेंबली था रॉयल फैमिली को जेल भेजने के लिए वोटिंग किया। इलेक्शन वेयर हेल्ड, इलेक्शन वहाँ पे हुआ। फ्रॉम नाउ ऑल मेन ऑफ 21 ईयर एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ गोट द राइट टू वोट। अब 21 बरस से प्लस के जितने लोग थे, पहले क्या था कि 25 प्लस लोग को वोटिंग राइट मिला था, अब प्लस में उनको 3 दिन का मजदूरी के बराबर यदि टैक्स देते थे तब वहाँ पे एक और कंडीशन था। लेकिन अब जो है सारे मेन है ना, ऑल ऑफ मेन रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ 21 साल के ऊपर के जो है सबको वोटिंग राइट दे दिया गया। द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड द कन्वेंशन। जो नया असेंबली यहाँ पे इलेक्ट हुआ उसको कन्वेंशन कहा गया। ऑन 17 सितंबर 1792 इट एबॉलिश्ड द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस रिपब्लिक। 21 सितंबर 1792 को मोनार्की को खत्म कर दिया गया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया गया। एज यू नाउ रिपब्लिक इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड। तो क्या कह रहा है कि रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा गवर्नमेंट का फॉर्म जहाँ पे लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को इलेक्ट किया जाता है, यहाँ तक कि हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है। देयर इज नो हेरेडिटरी मोनार्की, वहाँ पे कोई हेरेडिटरी मोनार्की नहीं था। यू कैन ट्राई एंड फाइंड आउट सम अदर कंट्रीज, और भी आज भी कंट्री है जहाँ पे मोनार्की है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है ना। लुई 16 वाज सेंटेंस टू डेथ बाय अ कोर्ट ऑन द चार्ज ऑफ ट्रेजन। क्या करे, ट्रेजन के चार्ज में। ट्रेजन क्या होता है, तो बेट्रेयल्स ऑफ वन कंट्री ऑफ गवर्नमेंट, अपने कंट्री के खिलाफ मतलब उसको बिट्रे करने के जुर्म में जो है, उसके अवमानना करने के जुर्म में जो है लुई 16 को डेथ सेंटेंस यहाँ पे दिया गया। ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली। तो 21 जनवरी 1793 को उसको पब्लिकली वहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया एट द पैलेस डी ला कॉनकॉर्ड। तो ये जो है सॉरी फ्रेंच में लिखा गया है। द क्वीन मैरी एंटोनिटा मेट विद द सेम फेट शॉर्टली आफ्टर। तो जो है क्वीन मैरी जो थी उसको भी इसी तरीके से मार दिया गया कुछ दिन के बाद ही। अब यहाँ पे एक टर्म आता है रेन ऑफ टेरर। द पीरियड फ्रॉम 1793 1794, ये 2 साल का जो पीरियड था उसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। रेफर टू द रेन ऑफ टेरर। रॉबेस्पियरे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। जो रॉबेस्पियरे जो था, इधर पढ़े थे ना कि जो क्वीन क्लब का लीडर था रॉबेस्पियरे, तो वो जो है एक पॉलिसी फॉलो करता था ऑफ सीवियर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। ऑल दोज हुम ही सॉ एज अ बिग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, एक्स नोबल एंड क्लर्जी, मेंबर्स ऑफ अदर पॉलिटिकल पार्टीज, इवन मेंबर्स ऑफ ओन पार्टी हु डिडंट एग्री विद हिज मेथड वेर अरेस्टेड। तो रॉबेस्पियरे के साथ जो भी सहमत नहीं होता था, है ना, तो उसको रिपब्लिक के एनिमी के रूप में देखता था, कहता था कि यह देश का दुश्मन है जो उसके साथ सहमत नहीं है। इसमें एक्स नोबेल भी आते थे, क्लर्जी भी आते थे, यहाँ तक कि दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर, कभी को उसके अपने पार्टी के मेंबर यदि एग्री नहीं करते तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, इम्प्रिजन कर दिया, जेल भेजा था। एंड ट्राइड बाय द रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल, तो उसको फिर एक क्रांतिकारी ट्रिब्यूनल के थ्रू ट्रायल किया जाता था वहाँ पे। इफ द कोर्ट फाउंड देम गिल्टी, यदि उसको गिल्टी पाएगा तो उसको गुलोटाइन किया जाता था। गुलोटाइन के एक्चुअली होता क्या था, तो एक अलग मारने का सिस्टम था गुलोटाइन, जिसमें एक आरी लेकर के उसका गर्दन ऐसे से काटा जाता था। गुलोटाइन इज डिवाइस है कंसिस्टिंग ऑफ 2 पोल्स एंड अ ब्लेड विच ए पर्सन इज बिहेडेड। वहाँ पे पर्सन को वहाँ उसका सर काटा जाता था। इसको डॉक्टर गुलेंटाइन के नाम पे रखा गया था, है ना। डॉक्टर गुलेंटाइन इसको खोज किए थे, उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया था। रॉबेस्पियरे गवर्नमेंट इश्यूड लॉ प्लेसिंग अ मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेज एंड प्राइसेस। रॉबेस्पियरे गवर्नमेंट के द्वारा एक लॉ इशू किया गया जिसमें मैक्सिमम सीलिंग लगाया था वेज और प्राइस में। मजदूरी मैक्सिमम कितना दिया जा सकता है और प्राइस कितना मैक्सिमम है उस पर सीलिंग लगाया गया। मीट एंड ब्रीड वेयर राशन, तो क्या करें कि मीट और ब्रीड को जो है वहाँ पे राशन शॉप के थ्रू भेजा, मतलब कि लोगों को सस्ते दाम पे बेचा गया। पीजेंट वेयर फोर्स टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन टू द सिटीज एंड सेल इट अ फिक्स प्राइस बाय द गवर्नमेंट। जो किसान थे उनको फोर्स किया गया कि अपना सामान जा करके बेचे गवर्नमेंट के फिक्स्ड प्राइस पे शहर में ले जा करके।
द यूज ऑफ मोर एक्सपेंसिव व्हाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन, जो काफ़ी महंगा एक व्हाइट फ्लोर वहाँ पे उस समय होता था उसको रोका गया कि इसका यूज नहीं किया जा सकता है। ऑल सिटीजन आर रिक्वायर्ड टू ईट द पेन डिलेगेटी, यानी कि इक्वलिटी ब्रेड, हर सिटीजन को एक ही जैसा ब्रेड खाने के लिए कहा गया। अ लोफ मेड ऑफ होल व्हीट, इक्वलिटी वाज आल्सो साउट टू बी प्रैक्टिस थ्रू द फॉर्म्स ऑफ स्पीच एंड एड्रेस। क्या करे कि स्पीच में अपने जो भी भाषण वो देता था, संबोधन जो होता था, वहाँ पे इक्वलिटी को वो ज़्यादा प्रैक्टिस करता था, मतलब कि सोचता था कि जितने लोग को बराबर रखें। इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल मॉन्सियर यानी सर एंड मैडम, वहाँ जो फ्रेंच वर्ड है सर को ऐसे लिखा जाता है और मैडम को ऐसे लिखा जाता है, तो सर और मैडम के जहाँ पे ऑल फ्रेंच एंड वीमेन वेयर हेंसफोर्थ, उनको सिटीजन या सिटीजनी कहा गया, यानी सिटीजन कहा गया। ठीक है। चर्चेज वर शट डाउन एंड देयर बिल्डिंग्स कन्वर्टेड टू बैरक्स और ऑफिसेज, चर्च को यहाँ पे बंद कर दिया गया, उसका जो बिल्डिंग था उसको बैरक या ऑफिस बना दिया गया। रोबेस्पियर परसूड हिज पॉलिसीज टू रिलेंटलेसली दैट इवन द सपोर्टर्स बिगन टू डिमांड मॉडरेशन। रोबेस्पियर जो था अपना पॉलिसी इतना आक्रामक रूप से अपनाता था कि उसके सपोर्टर फिर से मॉडरेशन का डिमांड कर ले कि ये भी आदमी अच्छा नहीं है, नया राजा लाओ या फिर नया चुनाव कराओ। फाइनली वॉज कन्विक्टेड बाई ए कोर्ट इन 17 जुलाई 1794, 1794 के जुलाई में उसको एक कोर्ट के द्वारा दोषी पाया गया और उसको खुद गुलेटाइन कर दिया गया है ना। तो जो सबको गुलेटाइन करवाता था पकड़ा पकड़ा के, उसको खुद गुलेटाइन कर दिया गया। आगे यदि पढ़े तो ये पिक्चर किस चीज़ का है कि रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट साउट टू मोबिलाइज द लॉयल्टी ऑफ इट्स सब्जेक्ट थ्रू वेरियस मीन्स, वन देम वाज द स्टैगिंग ऑफ फेस्टिवल्स लाइक दिस वन। क्या कह रहा है कि जैसे कोई जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट होता है, ठीक है, लोगों के बीच में अपना लॉयलिटी यानी कि लोगों के बीच में अपना जो लॉयल होने का, मतलब कि अपने आप को जनता के प्रति समर्पित होने का जो जिम्मा है ना, मतलब जनता को दिखाना चाहता है कि हम जनता की सेवा करने के लिए, तो उसमें सबसे एक मतलब उसके कई मेथड अपनाए जाते हैं। तो उसमें एक मेथड ये भी है कि फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाना। सिंबल फॉर सिविलाइजेशन ऑफ एंशिएंट ग्रीस एंड रोम वर यूज्ड टू कन्वे द ऑरा ऑफ हॉलोड हिस्ट्री द पेविलियन ऑन द रेज प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पे जैसे दिखा रहे हैं कि वहाँ का क्लासिकल जो भी फेस्टिवल था उसको सेलिब्रेट किया जाता था, है ना। अब डायरेक्टरी रूल्स फ्रांस, तो अब जो है फ्रांस पे एक डायरेक्टरी का रूल आया। आफ्टर द फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट जो रोबेस्पियर के नेतृत्व था उसके जब हटने के बाद जब उसको गुलेटाइन किया गया, अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो वेल्दियर मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास में जो वेल्दियर लोग थे, पावर्स को सीज कर लिया। कहने मतलब कि अब उनका दबदबा हो गया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड, एक नया संविधान लिखा गया। विच डिनाइड द वोट टू नॉन प्रोप्राइट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो फिर से जो सोसाइटी में जो मिला था कि जिसके पास संपत्ति नहीं है वही वोट दे सकता है, उस बात को छीन लिया गया नए संविधान में। इट प्रोवाइडेड फॉर 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिम्मा बनाया गया, मतलब कि पैटर्न बनाया गया। दिस देन अपॉइंटेड अ डायरेक्टरी, इसके बाद एक डायरेक्टरी अपॉइंट किया गया। एन एग्जीक्यूटिव मेड ऑफ 5 मेंबर्स, और 5 मेंबर का एग्जीक्यूटिव बनाया जाएगा। दिस वाज मींट एज सेफगार्ड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव अंडर जज जैकोबिन्स। क्या कह रहा है कि जैसे जैकोबिन में एक ही आदमी के अंदर सारा पावर था, तो अब यहाँ पे पावर को डिवाइड किया गया। हाउ एवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल हु देन साउट टू डिसमिस देम। तो द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी ऑफ द डायरेक्टरी पेव्ड द वे फॉर द राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्ट। तो क्या कर रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या कि फिर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने लगा देश में। कभी वो राजा मतलब कि बार बार प्रधानमंत्री चेंज होने लगा, है ना। तो जिसके कारण से क्या हुआ कि एक रास्ता खुला एक मिलिट्री डिक्टेटर आने का, जिसको नाम था नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पे नेपोलियन बोनापार्ट काफ़ी स्ट्रांग हुआ। उसके बाद थ्रू ऑल दिस चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट द आइडिया ऑफ फ्रीडम ऑफ इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड फ्रेटर्निटी रिमेन इंस्पायरिंग आइडियल्स। क्या करे कि हर बार जो गवर्नमेंट चेंज हुआ था फ्रांस में, उसके पीछे एक चीज़ कॉमन था कि आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ और फ्रेटर्निटी, भाईचारा, ये हमेशा इंस्पायर किया वहाँ के लोगों को। यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक, यहाँ पे नेक्स्ट सेक्शन, डिड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन। क्या वुमेन का रिवोल्यूशन में क्या रोल था उसके बारे में हम लोग को यहाँ पे पढ़ना है। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग वीमेन वेर एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इवेंट। तो क्या करें कि एकदम शुरुआत से भी देखा जाए तो वीमेन जो यहाँ पे एक्टिव पार्टिसिपेंट थे इवेंट में। विच ब्राउट अबाउट सो मेनी इंपॉर्टेंट चेंज इन द फ्रेंच सोसाइटी, जो फ्रेंच सोसाइटी में बहुत सारा चेंज लाया। दे होप डेट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इंप्रूव देयर लाइफ्स। क्या करें, उनको ऐसा लगा, वो ऐसा उम्मीद करते थे कि उनका इन्वॉल्वमेंट जो है प्रेशराइज करेगा रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट को, ताकि उनके लाइफ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए कुछ मेजर्स अपनाए जाए, कुछ यहाँ पे स्टेप लिया जाए। मोस्ट वुमेन ऑफ द थर्ड स्टेट है टू वर्क फॉर अ लिविंग। जो खास करके थर्ड स्टेट के वुमेन थी, उनको अपने लिविंग के लिए, अपने बेसिक नीड के लिए काम करना पड़ता। दे वर्क एज सीमस्ट्रेस और लॉन्ड्रेस, सोल्ड फ्लावर। तो क्या कह रहे हैं, लॉन्ड्रेस यानी कि जो कपड़ा वगैरह साफ करती है, ऐसे रूप में काम करना पड़ता था उनको, या फिर फ्लावर बेचते थे, फ्रूट्स बेचते थे, वेजिटेबल्स बेचते थे मार्केट में। एंड वेर एम्प्लॉयड एज डोमेस्टिक सर्वेंट, या फिर घर के कामकाज के लिए उनको एम्प्लॉय किया जाता था प्रोस्पेरस पीपल के घर में। जो काफ़ी समृद्ध लोग थे, ऐसे लोग इनको अपने घर में नौकर के रूप में, डोमेस्टिक सर्वेंट के रूप में एम्प्लॉय देते थे। मोस्ट वुमेन डिडंट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। बहुत सारे वीमेन के पास एजुकेशन नहीं था। ओनली डॉटर्स ऑफ नोबल्स और वेल्दियर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट कुड स्टडी एट अ कॉन्वेंट आफ्टर विच देयर फैमिली अरेंज द मैरिज फॉर देम। क्या करें कि जो नोबल्स की बेटी होती थी या फिर जो वेल्दियर मेंबर होते थे थर्ड स्टेट में, उनके घर की जो बेटियाँ होती थी वो पढ़ती थी
और उसके बाद उनका शादी होता था। वर्किंग वुमेन हैल्सो हैड टू केयर फॉर देयर फैमिली, जो वर्किंग वुमेन थे उनको अपना घर भी संभालना पड़ता था, जैसे कि खाना बनाना, पानी लाना, ठीक है, ब्रेड के लिए लाइन में लगना, चिल्ड्रन को देखना। देयर वेजेज वेर लोअर देन दोज ऑफ मेन, उनका मजदूरी भी मेन से कम हुआ करता था। इन ऑर्डर टू डिस्कस एंड वॉइस द इंटरेस्ट वुमेन स्टार्टेड देयर ओन पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर, तो अपने आवाज़ को बढ़ाने के लिए यहाँ पे वुमेन्स के द्वारा पॉलिटिकल क्लब बनाया गया, न्यूज़पेपर चलाया जाएगा। आप अबाउट 60 वुमेन्स क्लब केम अप इन डिफरेंट फ्रेंच सिटी, तो डिफरेंट फ्रेंच सिटी में लगभग टोटल मिला के 60 वीमेन क्लब बन गए। द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन वाज मोस्ट फेमस ऑफ देम, तो इसमें एक सबसे फेमस कौन था? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन। वन ऑफ देयर मेन डिमांड वाज वुमेन एंजॉय द सेम पॉलिटिकल राइट ऑफ मेन, उनका एक मेन डिमांड क्या था कि वुमेन जो है उनको वीमेन को सेम पॉलिटिकल राइट मिले, आदमी की तरह इक्वलिटी मिले, आदमी के जैसा। वुमेन्स वर डिसअपॉइंटेड एट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन, वुमेन डिसअपॉइंटेड थे कि 1791 का जो संविधान उनको पैसिव में गिनती करता है और वोट देने का राइट नहीं है। द डिमांडेड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू बी नेशनल असेंबली एंड होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस, वो डिमांड करते थे कि हमको भी वोट देने का राइट मिले, है ना, नेशनल असेंबली में हम भी खड़ा हो सके, पॉलिटिकल ऑफिस पे हम लोग भी जा सके। ओनली देन दे फेल्ट अबाउट देयर इंटरेस्ट वी रिप्रेजेंटिंग द न्यू गवर्नमेंट, तभी मतलब उनको पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने का मेन टारगेट क्या था कि वहाँ पे यदि हम रहेंगे तो हम वीमेन को भलाई के लिए कानून बनाएंगे। इन द अर्ली ईयर द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट डिडंट इंट्रोड्यूस लॉ दैट हेल्प इंप्रूव द लाइफ ऑफ वीमेन, क्या अगर शुरू के वर्षों में देखा जाए तो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ नहीं किया गया जिससे वीमेन का लाइफ में इंप्रूवमेंट हो। टुगेदर विद द क्रिएशन ऑफ स्टेट स्कूल, स्कूलिंग वाज मेड कंपलसरी फॉर ऑल गर्ल्स, क्या कह रहा है कि सरकारी स्कूल में स्कूलिंग को कंपलसरी बनाया गया कि हर एक लड़की को शिक्षा जरूरी है। देयर फादर कुड नो लॉन्गर फर्स्ट देम इनटू मैरिज अगेंस्ट देयर विल, उनके इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं किया जाए। मैरिज वाज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्री एंड रजिस्टर्ड अंडर सिविल लॉ, मैरिज को जो कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रजिस्टर किया जाता था सिविल लॉ के तहत। डाइवोर्स वाज मेड लीगल एंड कुड बी अप्लाइड फॉर बाय बोथ मेन एंड वुमेन। वुमेन कुड नाउ ट्रेन फॉर जॉब्स, कुड बिकम आर्टिस्ट एंड रन अ स्मॉल बिजनेस, तो ये सब वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन पॉलिटिकल राइट नहीं था। वुमेन्स स्ट्रगल फॉर इक्वल पॉलिटिकल राइट हाउएवर कंटिन्यूड, ठीक है, तो अभी भी वो कंटिन्यू रहा। ड्यूरिंग द रेन ऑफ टेरर ने 1793-94 के आसपास, है ना, न्यू गवर्नमेंट इशूड ऑर्डरिंग क्लोजर ऑफ वुमेन्स क्लब, तो जो रोबेस्पियर का गवर्नमेंट था उसके द्वारा कहा गया कि जितना वुमेन क्लब उसको बंद किया जाए और उसके पॉलिटिकल एक्टिविटी को बैन किया जाए। मैनी प्रोमिनेंट वुमेन अरेस्टेड, तो कई लोगों को अरेस्ट किया गया, कई लोगों को एग्जीक्यूट किया गया, गुलेटाइन भी कर दिया गया कई लोगों को। विमेंस मूवमेंट्स और वोटिंग राइट वाज इक्वल वेजेज कंटिन्यूड, लेकिन फिर भी वोटिंग राइट के लिए और इक्वल वेजेज के लिए जो मूवमेंट था वो कंटिन्यू रहा थ्रू द नेक्स्ट 200 ईयर्स इन द मैनी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। न सिर्फ फ्रांस में बल्कि दूसरे देशों में भी यही हाल था, वुमेन को वहाँ के वोटिंग राइट नहीं था। द फाइट फॉर द वोट वाज कैरीड आउट थ्रू एन इंटरनेशनल सफरेज मूवमेंट ड्यूरिंग द लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी, तो ये जो वोटिंग राइट का जो मूवमेंट था काफ़ी दिन तक चला, अर्ली 20th सेंचुरी तक चला, यहाँ तक कि अभी भी कई देशों में वीमेंस को पॉलिटिकल राइट नहीं है, मतलब वोट देने का राइट नहीं है। एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ फ्रेंच वुमेन ड्यूरिंग द रिवोल्यूशनरी ईयर्स वाज केप्ट अलाइव एज इंस्पायरिंग मेमोरी, तो वुमेन जो है इंस्पायर होते थे इस बात से कि जब फ्रेंच रिवोल्यूशन चल रहा था 1789 के आसपास, उस समय हम लोग कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट किए थे, तो अब तो हम लोग मतलब कि वोटिंग राइट के लिए और अच्छा से लड़ सकते हैं। इट वॉज फाइनली 1946 में जाकर के वुमेन को फ्रांस में वोटिंग का राइट मिला, मतलब काफ़ी समझ सकते हैं 1789 से लड़ाई लड़ते लड़ते 1946 में जाकर के वुमेन को फ्रांस में वोटिंग राइट मिला। इंडिया में राइट जो 1947 में ही मिल गया, आज़ादी के तुरंत बाद ही। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक दिया गया है द लाइफ ऑफ अ रिवोल्यूशनरी वुमेन, उसी तरह की एक वीमेन थी उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है, हम लोग यहाँ पे उसको डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, तो अब है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी, स्लेवरी का खत्म कैसे किया गया उसके बारे में पढ़ना है। वन ऑफ द मोस्ट रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म ऑफ जैकोबिन रिजाइम बाय द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी इन द फ्रेंच कॉलोनी, तो जो फ्रेंच कॉलोनी थे, फ्रेंच कॉलोनी का मतलब जो फ्रेंच के अंदर, ऐसे बहुत सारे देश थे जो फ्रांस के अंदर आते थे, जैसे इंडिया अंग्रेज के अंदर आता था उस तरीके से, तो जो फ्रेंच कॉलोनी थे वहाँ पे सोशल रिफॉर्म लाया गया जैकोबिन क्लब के द्वारा। जैकोबिन का जो रोबेस्पियर गवर्नमेंट था वो सिर्फ गुलोटाइन ही नहीं किया, बहुत काम वो करता था, लेकिन उसका गलत काम क्या था कि गुलोटाइन कर देता था। तो उसके द्वारा कई रिवोल्यूशनरी सोशल रिफॉर्म लाए गए, जैसे स्लेवरी को एबोलिश करना, जहाँ भी फ्रेंच कॉलोनी वहाँ पे स्लेवरी को खत्म करना। द कॉलोनी इज द कैरेबियन आइलैंड में जो कॉलोनी थे इंपॉर्टेंट सप्लायर ऑफ कमोडिटीज जैसे टोबैको, इंडिगो, शुगर एंड कॉफी, बट द रिलक्टेंस ऑफ यूरोपियन टू गो एंड वर्क इन द डिस्टेंस एंड अनफेमिलियर लैंड मीन्स शॉर्टेज ऑफ लेबर ऑन द प्लांटेशन। एक्चुअली कहा क्या जाए कि कैरेबियन आइलैंड पे, जो कैरेबियन आइलैंड के यहाँ पे नाम दिया गया है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बहुत सारा फसल उगाया जाता है, जैसे टोबैको, वहाँ से टोबैको आता था, इंडिगो आता था, शुगर, कॉफ़ी, ये सब आता था। लेकिन जो फ्रांस के लोग थे वहाँ पे काम करने जाना नहीं चाहते थे। पहला को डिस्टेंस था, काफ़ी दूर था, दूसरा अनफेमिलियर लैंड था, मतलब उस लैंड से ये लोग जाने पहचान नहीं था इन लोगों का, ये जाने पहचाने वहाँ के नहीं थे। तो दिस वाज मेड बाय द ट्रेंगुलर स्लैब ट्रेड बिटवीन यूरोप, तो यूरोप में एक ट्रेंगुलर स्लैब ट्रेड विकसित हुआ। ट्रेंगुलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो 3 शहर था मेनली वो इसको ऐसे था, तो ज्वाइन करने पे एक ट्रायंगल जैसा बनता था, ठीक है। यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, ये 3 कंटिनेंट भी वहाँ पे थे। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी, स्लेव का ट्रेड जो 17th सेंचुरी में स्टार्ट हुआ था उधर।
फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ बॉर्डियोक्स और नाइंटिस टू द अफ्रीकन कोस्ट। क्या करें, फ्रेंच मर्चेंट जो थे बॉर्डियोक्स से या फिर नाइंटिस से जो अफ्रीकन कोस्ट पे जाते थे, वेयर दे बाउट स्लेव्स, वहाँ से स्लेव को खरीदते थे लोकल चिप्सिन से वहाँ से। ब्रांडेड एंड सेकल्ड द स्लेव्स वेयर पैक्ड टाइटली इनटू शिप्स। फिर क्या करें कि स्लेब्स के ऊपर ब्रांडिंग किया जाता था, जो स्लेव होते थे, मजदूर होते थे बोल सकते हैं, उनके ऊपर ब्रांडिंग किया जाता, उनके ऊपर मुहर लगाया जाता था और उनको फिर सीट में बैठाया जाता था। फॉर 3 months लॉन्ग वॉयज अक्रॉस द अटलांटिक टू द कैरेबियन। तो 3 महीने लगभग लगते थे अटलांटिक से कैरेबियन आइलैंड तक आने में। दे वर सोल्ड टू प्लांटेशन ओनर, वहाँ पे भी प्लांटेशन ओनर को बेचा जाता था। द एक्सप्लोटेशन ऑफ स्लेव लेबर मेड इट पॉसिबल टू मीट द ग्रोइंग डिमांड इन यूरोप मार्केट फॉर शुगर, कॉफी एंड इंडिगो। तो यूरोप में जो मार्केट में डिमांड बढ़ रहा था कॉफ़ी का, शुगर का, इंडिगो का, स्लेब को एक्सप्लॉइट करके यहाँ पे उपजाया जाता था, स्लेब को काफ़ी सताया जाता था। पोर्ट सिटी लाइक बॉर्डेक्स एंड नाइंटिस ओड देयर इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी फॉर फ्लोरिशिंग स्लेव ट्रेड। स्लेव ट्रेड के कारण कई सारा पोर्ट सिटी यहाँ पे फल फूल रहा था, फ्लोरिश हो रहा था। थ्रू आउट द 18th century देयर वाज अ लिटिल क्रिटिसिज्म ऑफ स्लेवरी। तो 18th century आते आते थे हल्का फुल्का स्लेवरी का क्रिटिसिज्म यहाँ पे हुआ फ्रांस में। द नेशनल असेंबली हेल्ड लॉन्ग डिबेट्स अबाउट द वेदर द राइट ऑफ मैन शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रेंच सब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग दोज इन कॉलोनी। तो नेशनल असेंबली में इस पर लंबा लंबा डिबेट होने लगा, जो राइट है ना, मतलब फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद जो संविधान आया था उसमें संविधान में मूल अधिकार दिया गया था, है ना, फंडामेंटल राइट के तहत। तो क्या वो कॉलोनीज वाले लोगों पे भी अप्लाई है ना, इस पे सोच विचार करने लगा कि जो फ्रांस का संविधान है, तो जो फ्रांस के अंदर जो आते हैं सबको दिया जाए या फिर जो फ्रांस के बाउंड्री में आते हैं उनको दिया जाए। बट इट डेंट पास एनी लॉ, लेकिन वहाँ से कोई कानून पास नहीं हो। फियरिंग ओपोजिशन फ्रॉम बिजनेसमैन जो इनकम डिपेंड ऑन द स्लेव ट्रेड। और पास ना होने का मतलब वहाँ पे कोई कानून ना पास होने का नेशनल असेंबली में उसका मेन रीज़न क्या था कि वो लोग बिजनेसमैन से डरने लगे, जो नेशनल असेंबली में जो लोग थे, क्योंकि बिजनेसमैन को ट्रेड से, स्लेव ट्रेड से काफ़ी फायदा हो रहा था। इट वॉज फाइनली कन्वेंशन इन 1794 लेजिस्लेचर टू फुली फ्री ऑल स्लेव। 1794 में रेन ऑफ टेरर के समय रोबेस्पियर गवर्नमेंट के द्वारा सारे लोगों को यहाँ से फ्री किया गया। दिस हाउ इट टर्न आउट टू बी शॉर्ट टर्म मेजर। तो क्या करा कि हालांकि कुछ ही दिन के लिए 10 year लेटर नेपोलियन री इंट्रोड्यूस स्लेवरी। नेपोलियन बोनापार्ट जब राजा बना तो दोबारा स्लेवरी को इंट्रोड्यूस कर दिया। प्लांटेशन और अंडरस्टूड देयर फ्रीडम एज इंक्लूड द राइट इन स्लेव अफ्रीकन निग्रो इन परस्यूट ऑफ देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। स्लेवरी इज फाइनली एबोलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनी 1848। 1848 में फाइनली हर तरीके से स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है, अब द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। तो जो रिवोल्यूशन हो रहा था उसमें डेली लाइफ में किस तरीके से प्रभाव है उसके बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। तो कह रहा है कैन पॉलिटिक्स चेंज द क्लोथ पीपल वेयर। क्या पॉलिटिक्स से जो है कपड़ा जो पहनते हैं लोग वो चेंज हो जाता है। लैंग्वेज दे स्पीक, बुक दे रीड, क्या पॉलिटिक्स के कारण ये सब चेंज हो जाता है। द ईयर फॉलोइंग 1789 इन फ्रांस सो मेनी सच चेंज इन द लाइफ्स ऑफ वुमेन। तो मेन वीमेन एंड चिल्ड्रेन। तो 1789 में 1789 में जो भी यहाँ पे फ्रांस में हुआ उससे वहाँ के लोगों में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया। वहाँ के मेन हो, वीमेन हो या चिल्ड्रन हो, हर किसी में चेंज आया। द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टूक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी टू एवरीडे प्रैक्टिस। तो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट जो है इसको जो है कि एक लॉ टूक इट अपॉन देमसेल्फ टू पास लॉ दैट वुड ट्रांसलेट द आइडिया ऑफ लिबर्टी। क्या करेगी रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट, इसको एक मौका के रूप में देखा कि लोगों को किस तरीके से लिबर्टी इक्वलिटी के बारे में समझाया जाए डेली के प्रैक्टिस में। वन इंपॉर्टेंट लॉ, तो उसके लिए कई कानून पास किए गए ताकि लोग इक्वली ट्रीट करें एक दूसरे को। वन इंपॉर्टेंट लॉ डेट केम इनटू इफेक्ट सून आफ्टर द स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। तो बेस्टाइल में जब जेल टूटा था समर 89 में 14 जुलाई को 1789 को जब जेल टूटा गया था, तो उसके तुरंत बाद एवोल्यूशन ऑफ सेंसरशिप जो है, सेंसरशिप को हटाया गया था। तो एक ऐसा लॉ था सेंसरशिप का लॉ, जैसे किसी चीज़ को सेंसर करना मतलब उसको काट छाट के दिखाना, तो इस लॉ को हटाया गया। तो ये भी एक लॉ था जो मतलब दिखाता है इक्वलिटी को। इन द ओल्ड रिजाइम ऑल रिटेन मटेरियल एंड कल्चरल एक्टिविटीज बुक, न्यूज़पेपर, प्ले कुड बी पब्लिश्ड और परफॉर्म्ड ओनली आफ्टर दे हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सेंसर ऑफ किंग। तो जैसे पहले कोई भी बुक लिखा जाता था, न्यूज़पेपर या फिर कोई ड्रामा लिखा गया, प्ले लिखा गया, तो उसको तभी परफॉर्म किया जाता था या फिर बुक को तभी छापा जाता था जब उसको राजा के से अप्रूवल मिल गया हो, या राजा उसको सेंसर करके मतलब कि बताया हो कि बुक का इतना पेज को नहीं छापना है, इस वाले पेज को नहीं छापना है। तो जेल टूटने के बाद 1789 का जब जेल टूटा था बेस्टाइल का, उसके बाद इस नियम को हटाया, सेंसरशिप को एबोलिश कर दिया गया। तो एक तरह से इक्वलिटी लाया गया। नाउ द डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन प्रोक्लेम फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन मतलब कि फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट की तरह फ्रीडम ऑफ स्पीच मिला, एक्सप्रेशन टू बी ए नेचुरल राइट। न्यूज़पेपर, पैम्पलेट, बुक्स एंड प्रिंटेड पिक्चर्स फ्लडेड द टाउन्स ऑफ फ्रांस। तो फ्रांस के हर शहर में जो है न्यूज़पेपर, बुक, पैम्पलेट ये सब छपने लगे। फ्रॉम देयर दे ट्रेवल रैपिडली इन द कंट्री साइड, जहाँ से कंट्री साइड यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी वो पैम्पलेट जाते थे, वो आइडिया जाते थे। ऑल डिस्क्राइब एंड डिस्कस द इवेंट एंड चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। उसमें बात होता था कि फ्रांस में जो भी चेंज हो रहा है उसके बारे में बताया जाता था।
फ्रीडम ऑफ प्रेस तो ऑल्सो मीन अपोजिंग व्यू ऑफ इवेंट सच कुड बी एक्सप्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस का मतलब ये था कि जो कुछ भी हो रहा है उसका विरोध भी किया जा सके। ईच साइड साउ टू कन्विंस द अदर ऑफ इट्स पोजीशन थ्रू द मीडियम ऑफ प्रिंट। तो प्रिंट के माध्यम से, प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से हर कोई अपने तरफ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाना चाहता था। प्ले, सॉन्ग, फेस्टिव प्रोसेशन attracted large number of people. This was one way that could grasp and identity with ideas such as liberty or justice. The political philosophers wrote about the length in text which only a handful of educated people could read. क्या कह रहा है कि जैसे जो पॉलिटिकल फिलोसफर लिखते थे उसको तो कुछ ही लोग, जो मतलब कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, हैंडफुल ऑफ एजुकेटेड पीपल, वही लोग पढ़ सकते हैं। लेकिन जब ड्रामा किया जाता था उसके ऊपर प्ले किया जाता था, फेस्टिवल में सॉन्ग वगैरह बनाए जाते थे उसके ऊपर, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में पढ़ता था या जानता था। आगे पढ़ते हैं कंक्लूजन इस पूरे चैप्टर के। यहाँ पे दिखाया कि इन 1804 नेपोलियन बोनापार्ट क्राउंडेड हिमसेल्फ एम्पेरर ऑफ फ्रांस। तो 1804 में, ठीक है, रोबेस्पियर गवर्नमेंट के हटने के 10 साल बाद नेपोलियन बोनापार्ट नाम का एक मिलिट्री कमांडर था, जैसा कि हम लोग ऊपर में डिस्कस किए कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आने के कारण एक मिलिट्री कमांडर काफ़ी इन्फ्लुएंशियल होगा, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया और राजा बन गया, अपने आप को राजा घोषित कर दिया, एम्पेरर। ही सेट आउट टू कनकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज। दूसरे यूरोपियन कंट्रीज को भी कनकर करने लगा, उनको हड़पने लगा, बोल सकते हैं जीतने लगा। डिस्पोजिंग डायनेस्टीज, क्रिएटिंग किंगडम वेयर ही हैड प्लेस्ड मेंबर ऑफ हिज फैमिली। वहाँ का जो नेटिव डायनेस्टी था उसको हटा दिया, वहाँ से डिस्पोज कर दिया और वहाँ पे अपने फैमिली मेंबर को राजा बना करके भेज दिया दूसरे कंट्री में। नेपोलियन सॉ हिज रोल एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। नेपोलियन अपने आप को यूरोप के मॉडर्नाइजर के रूप में जानता था। ही इंट्रोड्यूस्ड मैनी लॉ सच एज प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। उसके द्वारा कई नियम लागू किए गए थे, जैसे प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर, मतलब वेट एंड मेजर का एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। प्रोवाइडेड डेसिमल सिस्टम, जो डेसिमल सिस्टम पे बेस्ड था, जो हम लोग आज यूज करते हैं। इनिशियली मैनी सॉ नेपोलियन एज अ लिबरेटर हु वुड ब्रिंग फ्रीडम फॉर द पीपल। अधिकांशतः आदमी जो है, मतलब कई लोग नेपोलियन को एक लिबरेटर के रूप में यूज करते थे जो लोगों में फ्रीडम लाएगा। बट सुन द नेपोलियन आर्मीज केम टू व्यूड एवरीवेयर एज एन इन्वेडिंग फोर्स। लेकिन तुरंत ही जो है नेपोलियन आर्मी को हर जगह एक इन्वेडर के रूप में देखा जाने लगा। ही वॉज फाइनली डिफेटेड इन वाटरलू। लास्ट में उसको वाटरलू में 1815 में उसको हराया गया। मैनी ऑफ हिज मेजर्स हैड कैरिड द रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ टू द अदर पार्ट ऑफ यूरोप। तो यूरोप के दूसरे हिस्सों में इसके द्वारा लिबर्टी के बारे में बताया गया, मॉडर्न लॉ के बारे में बताया गया कि लोगों को आज़ाद होना चाहिए। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट द मोस्ट इंपॉर्टेंट लीगेसी ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट लीगेसी क्या हुआ कि लोगों में लिबर्टी का आइडिया है, डेमोक्रेटिक राइट का आइडिया है। यहाँ तक कि इंडिया में भी ये बात फ्रेंच रिवोल्यूशन के थ्रू मैसेज गया था लिबर्टी के बारे में। यदि मॉडर्न हिस्ट्री को आप पढ़े होंगे तो वहाँ पे पता चला होगा। जैसे इंडिया में टीपू सुल्तान नाम का एक राजा था मैसूर का, वो भी जैकोबिन क्लब का मेंबर बना था। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।